हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईएसपीसीएस विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस करेंगे। चलिए आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा लिखी गई जो बुक है उसमें 20th चैप्टर पढ़ेंगे। हम 20वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। जिस अध्याय का नाम क्या है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, जिस पाठ का नाम क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद। राइट, 20th चैप्टर केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी भारत देश की संसदीय प्रणाली है एक्चुअली में ब्रिटिश की ली हुई है ना, ब्रिटिशर्स से ली हुई, उनसे उनके मॉडल पर आधारित है, उनसे ली गई है। तो बेसिकली हमारी जो मंत्री परिषद या फिर मंत्री परिषद की बात इतनी ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं कही गई है, लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं जैसे कि अनुच्छेद 74 या 75 है, 74 और 75 है एक्चुअली में, या नहीं दोनों में ही उनका जिक्र है, 74 और 75 में, अनुच्छेद 74 और 75। ठीक है, अनुच्छेद 74 हाँ, और अनुच्छेद 75 में भी है बात, इसी विषय में की गई है बात, मतलब इनसे ही जुड़ी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 क्या है, मंत्री परिषद से संबंधित। ठीक है, से संबंधित, और अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति है ना। अब नियुक्ति हो गई तो इनकी शपथ प्रणाली भी होगी। अब शपथ ले ली, कार्य प्रणाली अपना ली, इनकी नियुक्ति हो गई तो इनको सैलरी भी मिलती होगी, वेतन भत्ते, है ना। अब ये बन गए हैं तो इनकी कुछ योग्यताएं भी देखी गई होंगी कि है ये इस लायक या नहीं, अर्हताएं यानी कि ये सारी चीजें किसमें आती हैं, अनुच्छेद 75 में आती हैं। ठीक है, मंत्री परिषद से संबंधित है अनुच्छेद 74 भी, लेकिन 75 में क्या है, मंत्रियों की नियुक्ति है, उनकी शपथ के बारे में बात की गई है कि उनको कैसे कौन दिलाता है शपथ, उनकी सैलरी की बात हुई है, उनको वेतन क्या मिलना है, कितना मिलना है, उनको भत्तों की बात हुई है ना, उत्तरदायित्व तो उनके क्या है, अर्हताएं क्या है, कार्यकाल क्या है, उत्तरदायित्व लिख लेते हैं अलग, उत्तरदायित्व है ना, उनके उत्तरदायित्व क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, समझ रहे हैं ना बात को, कि देखे कि वो क्या होंगे, किस एलिजिबिलिटी पर उनको इस पोस्ट ये वाली मंत्री परिषद में उनको रखा जाएगा। ठीक है, अगर उनको बनाया जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है तो उनको कितने समय के लिए उनका कार्यकाल होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, उनको और भत्ते क्या दिए जाएंगे उसके अलावा। ठीक है, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें कौन से अनुच्छेद में बताई गई, अनुच्छेद 75 में। ठीक है, इज इट क्लियर? Very easy and very simple class. I always said. What is the issue in visibility? चलिए एक मिनट। देखिए, अनुच्छेद 74 किस लिए है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हो, है ना। हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात, लेकिन मैं अभी फिर भी लिखवा देती हूँ। अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को, कल पढ़ी थी शायद हमने ये बात, कल पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, किसने, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद ना, या फिर राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति को सहायता ही तो करता है, हेल्प भी तो करेंगे, राष्ट्रपति को सहायता है ना, सलाह परामर्श, ये पढ़ चुके हैं हम कल, परामर्श के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा है, ओके, अनुच्छेद 74। ठीक है, यहाँ पे 74 लिखना भूल गई थी, 74। ठीक है, यूट्यूब वालों, ओके, सलाह परामर्श के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति, परिषद की नियुक्ति। राइट,
ये हम कल भी पढ़ चुके थे कि देखिए राष्ट्रपति की सलाह के लिए, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी, है ना। और इनके प्रधान कौन होते हैं, आप सभी जानते हैं कि इनके प्रधान कौन होते हैं, इनके प्रधान जी प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधान से याद रखना, जो प्रधान जिसके नाम पे लगा हो वही बनेगा, वही होगा इसका प्रधान, है ना। प्रधान कौन है इनका, इनका प्रधान है प्रधानमंत्री, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात माननी पड़ती है, लिखवाते रहती हूँ, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात माननी पड़ती है, अर्थात प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ती है। बेसिकली आपको ये मुझे लग रहा है कि मैंने कल ही पढ़ाया था, आई डोंट नो, लेकिन परसों पढ़ाया होगा, नरसों पढ़ाया होगा ना, ठीक है। चलिए क्यों नहीं, अभी दोबारा लिख लेते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात माननी होगी, बात माननी होगी। पहली बात तो ये, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं किसी भी प्रस्ताव को, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पर मना नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना, के लिए भेज सकते हैं, इतना अधिकार है उनको। बिना संशोधन के इन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने कोई संशोधन किया नहीं, कोई चेंज किया नहीं, और वापस बिना संशोधन के वापस प्रस्ताव भेज दिया, भेजा, तो क्या होगा, राष्ट्रपति को स्वीकार करना होगा, है ना, एक्सेप्ट करना होगा। भाई as I said, it's very easy and very simple class। इससे अगर यहाँ समझ नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक से मुझे नहीं लगता कोई इतना बेस से पढ़ाता होगा ना। आई एम नॉट ट्रीटिंग यू as like you all are UPSC aspirant, है ना। if you are studying for the first time then also you can understand it, right। so देखिए जैसे क्या हुआ कि कोई प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। अब वो प्रस्ताव लाया गया, मंत्रिपरिषद ने दिया राष्ट्रपति जी को, तो सबसे पहली बात क्या है कि राष्ट्रपति को उसको मानना ही होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसे हाँ करनी होगी। बट इन केस उनको कुछ लगता है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, कहे मंत्रिपरिषद को वापस कर दें कि जी इस पे देख लीजिए आप, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद को वापस तो मिल गया, क्योंकि डायरेक्टली ना करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है नहीं, पर मंत्रिपरिषद ने क्या किया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई संशोधन किया नहीं, एज इट इज वापस दोबारा भेज दिया राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं कि उनको वो हाँ करना होगा, वो स्वीकार करना होगा, उस प्रस्ताव को मानना ही होगा, राइट। वो उनमें कोई फेरबदल या चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही ये बोल सकते हैं कि भाई तुमने कोई परिवर्तन इसमें किया ही नहीं है, मैं इसके लिए ना करता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करना होगा, ठीक है। और एक और बात लिख लो कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को, है ना, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह, सजेशन, परामर्श, है ना, यही तो होते हैं, दी गई सलाह, जांच, है ना। यानी कि जैसे उन्होंने कोई सलाह दी, जो परामर्श दिया, तो वो उच्च न्यायालय में ले जाने योग्य नहीं होगी कि उनको कोई चैलेंज कर सकता है कि भाई ये सलाह इन्होंने दी थी, ठीक है। तो वो चैलेंजेबल नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि दी गई सलाह की जांच कोई न्यायालय नहीं करेगा, नहीं करता या नहीं करेगा या नहीं कर सकता है, ठीक है। वो ऐसा कोई आपका मूल कर्तव्य नहीं है कि उनके लिए आप वहां चले जाओगे,
चलो इतना लिख लो, ये भी सेंटेंस बनी तो रहा। आई बात समझ में कि जो मंत्री परिषद ने सलाह दी है राष्ट्रपति को, वो सलाह किसी भी न्यायालय द्वारा चैलेंजेबल नहीं है, यानी कि उसमें कोई वो मतलब क्या नहीं कर सकते, उसकी कोई जांच कमेटी नहीं बिठा सकते कि भाई तुमने ये परामर्श दिया था जी, ऐसा ऐसा हो गया, अब इसमें हम इस पे कमेटी बिठाते हैं कि क्या है, कैसे दिया तुमने ये सलाह। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो जो उन्होंने बोल दिया वो माननी है, बात खत्म। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 75 पढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में और बातें जानते हैं जरा। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है ना, ये क्या, ये कौन सा था, ये अनुच्छेद 74 के बारे में था ना, लिख दो क्या जो एक्सप्लेन किया गया था, किस रिगार्डिंग किया गया था, अनुच्छेद 74। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति की हेल्प के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 74 ही कह रहा है ये वाली बात। फिर आगे ये वाली बातें कही है, तो आप ध्यान रखना, आप अच्छे से समझ लीजिए, कहीं नहीं समझ नहीं आ रहा है वो बता दीजिए, कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अभी एज आई सेड इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास, तो ये एकदम इजी और सिंपल है, तो मेरे ख्याल से इसको समझने में कहीं से कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, बट स्टिल अगर ऐसी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो बता दीजिए। देखिए अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है, मंत्रियों के बारे में अनुबंध जो है वो अनुच्छेद 75 बारे में क्या गया। आप ये बात तो जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में है ये बात, कहां से पता चली, अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, है ना। ठीक है, और इसी में देखो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति, बाकी भी तो मंत्री होते हैं, कोई मंत्री परिषद सिर्फ प्रधानमंत्री से तो नहीं बनती है ना, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ये याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये सारी चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि चैप्टर में है तो मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगी, तिबारा होगा तो तिबारा भी पढ़ाऊंगी, है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए राष्ट्रपति कन्या करे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राइट। आप सभी को पता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने करी, राष्ट्रपति ने। किसने करी, राष्ट्रपति ने। किसकी करी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, पर जो बाकी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगर यूपीएससी डोमिनेंट होकर बहुत ज्यादा सवाल पूछ ले कि भाई राष्ट्रपति की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, भाई राष्ट्रपति ही करता है नियुक्ति बाकी अन्य मंत्रियों की भी। पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसमें सलाह कौन देता है, सलाह देते हैं प्रधानमंत्री जी। वही बताते हैं भाई इन व्यक्ति को, इन भाई साहब को ये वाला विभाग दे दीजिए। ठीक है, तो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पर प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ? चलिए एक और बात जान लीजिए कि जो लोकसभा में सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य के 15% से 15% सदस्य के 15% सदस्य से ज्यादा
मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। मंत्रिपरिषद यानी कि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ठीक है, में नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए जितने भी परसेंटेज में लोकसभा के सदस्य हैं, जितने में भी हैं, तो उसका ज्यादा से ज्यादा 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं और उस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को भी काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में उसके बाद प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं है। सॉरी। तो क्या है कि 15% से ज्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। किसके 15%? जितने लोकसभा में सदस्य हैं उससे ज्यादा 15, जितने भी मान लो लोकसभा में अभी आपके, मान लो मैं 100 मान लेती हूँ, 100 इज वेरी इजी, तो उसमें सिर्फ 15% लोग ही जो होंगे वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 16% या 15.5% आप लोकसभा सदस्यों का जो 15.5% या 16% या 17% है वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 15% लोग ही सदस्य ही आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, ये कब लाया गया था? ये हुआ था 91वें संविधान संशोधन 2003 में। ये वाली बात कब हो गई थी, कब से शुरू हो गई? 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 91वां हुआ था 2003 में, ठीक है। 91st amendment was done in 2003, ठीक है। It was done in 2003 by the amendment of 91st, right? Is it clear? In which way? 2003. It was done in 2003 by the amendment of 91st, right? देखिए, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू, आई एम हियर टू आंसर यू, देन प्लीज आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू आर फेसिंग, ठीक है। एक और बात पढ़ लेते हैं इस बारे में। देखो, मान लो संसद का किसी भी सदन का एक व्यक्ति है, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का एक व्यक्ति है जो कि अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कैसे? वो दल बदल कर रहा है, कभी इस दल में आ रहा है, कभी इस दल में आ रहा है, कभी इस दल में आ रहा है, इस दल में आ रहा है, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। और जब अयोग्य घोषित कर दिया तो इसका मतलब है कि उसको संसद की योग्यता के लिए भी अयोग्य माना जा रहा है, यानी कि अब वो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में वो संसद की सदस्यता के भी अयोग्य हो गया है, ठीक है। मंत्री के लिए भी कहने का मतलब अयोग्य हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिखें? ऐसे लिखते हैं। लिखने के लिए लाइन ऐसी होनी चाहिए ना कि आपको ज्यादा भारी लेना पड़े और बात समझ गए कि संसद के दोनों सदन में से किसी का भी वो सदस्य व्यक्ति वो क्या कर रहा है, वो दल बदल कर रहा है, इसकी वजह से उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में जब अयोग्य घोषित हो गया वो, तो मंत्री बनने के भी अयोग्य हो जाएगा वो। सेंटेंस ये है, उसको लिखाने की देखते हैं कैसे लिखा जाएगा ये। संसद के दोनों सदनों में से दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य दल बदल करने के कारण, कई बार है ना, बार बार दल बदल करने के कारण अयोग्य घोषित हो जाएगा और मंत्री बनने की भी अयोग्य हो जाएगा। मंत्री बनने की भी योग्यता खो देगा, ऐसे भी लिख सकते हो, की भी योग्यता
खो देगा। ठीक है, आगे बात समझ में एक्सप्लेन जो किया था उसके लिए एक लाइन बनाई है, लिखी है, मतलब जो ये मेरे हिसाब से आपको चलिए, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं ना? ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत की कोई बात, कोई तकलीफ, कोई परेशानी की बात नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति ने पद धारण करा और उसके बाद मंत्री लोग ही अपने पद धारण कर लेंगे। अच्छा, ये भी पढ़ चुके हैं कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये सारी बातें पढ़ी पढ़ी लग रही है मुझे। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, रूप से उत्तरदायी होती है। होती है या नहीं होती है? आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको होती है नहीं होती है? बहुत एग्जांपल्स के साथ पढ़ चुके हो आप इसको पहले। आप तो बस क्योंकि पढ़ी पढ़ी चीजें हैं तो जस्ट यू गाइज आर रिवाइजिंग इट। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी तो दिलाते हैं, पढ़ा था ना हमने। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, राइट? शपथ दिलाते हैं। और कोई सा पॉइंट है जो आपको याद आ रहा हो तो बता दो, फटाफट से लिख देते हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, है ना? नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। देखिए ये दो पॉइंट क्लियर हो गए थे आपको पहले ही, है ना? अब ये वाला भी, हाँ, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद के प्रति, ये वाला भी हो गया। अच्छा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यानी कि मंत्री परिषद में आने वाले हर एक सदस्य, यानी कि सारे के सारे सदस्य सामूहिक रूप से पूरी तरह से सबके साथ, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर एक, कोई पर्टिकुलर एक, कोई पर्टिकुलर एक, सभी के सभी सदस्य सामूहिक रूप से, मतलब ये है ना पूरे ग्रुप में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। एक ये टॉपिक, दूसरा एक ये पॉइंट, दूसरा क्या है? राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ, राष्ट्रपति तो दिलाते हैं शपथ मंत्रियों को, इवन प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और गोपनीयता को भी, गोपनीयता की बताते हैं ना किसको? हाँ, प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ और बाकी मंत्रियों को भी उन्होंने दिलाई। हाँ, नियुक्ति भी वही करते हैं और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति बस ये हो जाती है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो वैसे भी जो ज्यादा जीतता है उस हिसाब से, बहुमत के हिसाब से प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है? और मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, कौन निर्धारित करता है? संसद करती है, हाँ, कि किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना भत्ता देना है, बाकी जो फैसिलिटीज होती हैं वगैरह वगैरह, हेल्थ का, घूमने का, यात्रा का, ये सारी चीजें तो ये कौन निर्धारित करता है? ये आपकी संसद निर्धारित करती है, राइट? चलिए अनुच्छेद 77 पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, राइट? अनुच्छेद 77 क्या कह रहा है?
भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, राइट। आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद 74, 75, 77, 78 और 88। 74, 75 आप लोगों ने पढ़ लिया अभी तो। 77 वाला चल रहा है। 77 क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। 5 अनुच्छेद थे ना, 74, 75, 77, 78। कल ही आया था ये एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है यूट्यूब वालों के लिए इस पर, 74, 75, 77, 78 और 88 वाले पे, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको भी ना, ये पढ़ चुके हो आप। ये 5 के 5 अनुच्छेद ना मैं शॉर्ट वीडियो में लिखवा चुकी हूँ, एक्सप्लेन नहीं किया गया वहां पे, बस इतना बोल सकते हो आप, बाकी लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पे होती है या नहीं होती है? लिखवाया है, चलिए शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब वाले, उसमें 5 अनुच्छेद साथ में लिखे हैं, 74, 75, 77, 78 और 88। उनके आगे का वो लिखा हुआ कार्य, वो शॉर्ट वीडियो में ये एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। तो क्या था? हाँ, भारत देश की सभी कार्यपालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। नाम पर होती हैं। खिलौना है, तुम फिर तो गाना गाने लग जाओगे। क्यों खेल गई मेरी गिल्ला, तुम मेरा दिल के कोई खिलौना था, है? पढ़ाई में ध्यान लगा तो ज्यादा, दिल तो खिलौना ही है, लगाओगे तो ऐसे खेले ही जाएंगे फिर तो, ठीक है। और राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को किसने कहा था? अच्छा, देखिए एक और बात है। चलिए, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति ने अगर कोई आदेश दिया है ना तो वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा, बस ये बात है। राष्ट्रपति ने कोई आदेश किया तो क्वेश्चनेबल नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश आ रहा था बराबर, राष्ट्रपति के आदेश या प्रपत्र कह दो, अधिप्रमाणित होंगे, राइट। अधिप्रमाणित होंगे बट क्वेश्चनेबल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि उनको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकेगा, ठीक है। ठीक है। और मंत्रियों के बीच कार्यों का क्या बोलेंगे, बांटने को, वितरित, मंत्रियों के बीच कार्यों को आवंटित करने के लिए नियम बनाते हैं, ठीक है, कि कौन से मंत्री से कैसे कार्य लेना है, कैसे कार्य करवाना है, ये सारी प्रोसीजरली कौन इन चीजों को फॉलो करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। मंत्रियों के कार्यों को आवंटित करने के नियम कौन बनाएगा? करने के नियम
हम बनाएंगे, हम है के नियम राष्ट्रपति बनाएंगे, ठीक है। हम, हाँ राष्ट्रपति भाई इतने बड़े हम हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हम जैसे लोग हम हैं, मैं नहीं है, हम हैं। अनुच्छेद 18 प्रधानमंत्री के कर्तव्य पढ़ लेते हैं। हमें क्या है, हमें क्या, हमें तो पढ़ने से मतलब है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य आपने वो सुना है ना, 4 आंटियां पहले तो चुगली कर रही होती हैं, फिर चुगली कर लेती हैं, जब उनको लगता है कि ठीक है हो गया कोटा आज का पूरा, फिर कहते हैं अरे छोड़ो यार हमें क्या करना है, सारी चुगली कर लेनी है उनको, फिर लास्ट में क्या बोलना है, अरे यार छोड़ो हमें क्या करना है। समझ रहे हो ना। मुझे तो ये इतनी सी बातें लगती है कि इन चीजों पे हंसी भी नहीं आती है ना, ज्यादा वाले पीजे टाइप बातें हो जाती है वाली कि आंटियां सारी बातें कर भी लेंगे, फिर लास्ट में कहेंगे भाई हमें क्या मतलब है। ये बातें तो बुरी लगने वाली बातें होती है ना, हंसी क्या है इसमें। अच्छा क्या, अच्छा अनुच्छेद 18 प्रधानमंत्री के कर्तव्य बता रहा है, ठीक है, कि वे राष्ट्रपति के आप जानते हो ना कि एक ये क्या कराते हैं, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में वार्तालाप करवाते हैं प्रधानमंत्री जी, है ना। प्रधानमंत्री क्या कराते हैं, प्रधानमंत्री जी ये चोट दब गई थी ना इसकी, यहाँ पे इस स्वेटर पे, इससे ज्यादा दर्द कर रही थी। मुझे खुद से लगी है, ये पता नहीं कहाँ से लग जाती है, मुझे पता नहीं, मतलब नहीं पता था यार, हमारी से लग गई थी मुझको। क्या भूल गई, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की वैसे वार्तालाप की कड़ी होते हैं ना। प्रधानमंत्री अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया तो वो उनको बता देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने कोई आदेश दिया तो वो मंत्रिपरिषद को बता देंगे, है ना। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में सूचित कराते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, है ना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को प्रशासन से संबंधित निर्णयों एवं प्रस्तावों से सूचित कराते हैं, राइट। ठीक है, ओके। अच्छा, संघ के विषय में भी कुछ जानकारी होती है जो राष्ट्रपति को कौन सौंपता है, प्रधानमंत्री सौंपता है या नहीं सौंपता है ना। संघ के प्रशासन लिख लो चाहे से, है ना, और क्या लिखना चाहिए, से संबंधित मामले या प्रस्ताव, वही ऊपर जैसी बात कही गई ना, वही बात ऑलमोस्ट इसमें भी कही गई है, ठीक है। प्रस्ताव और राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं, है ना, राष्ट्रपति
द्वारा मांगी गई सूचनाओं को क्या लिखना चाहिए आगे? सूचनाएं देता है ना, प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराता है, ये ठीक रहेगा, है ना। ठीक है, इज इट ओके? नेक्स्ट एक और कुछ है पॉइंट, क्या रह रहा है? अच्छा, एक ऐसी बात भी है इसमें कि मान लो एक कोई प्रस्ताव है जिस पर ना मंत्री ने निर्णय ले लिया है, लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, तो उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति क्या करेंगे? वापस भेज देंगे, है ना। आई बात समझ में? नहीं है लिखो है, इसके लिए लाइन बनाओ पहले। ऐसे मामले जिसमें कि किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, ठीक है, ऐसे लिखो, ऐसा मामला, लाइन बनाना थोड़ा, ऐसा मामला जिसमें मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, ठीक है, निर्णय लिया जा चुका है, ठीक है, पर कंडीशन क्या है? मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, ठीक है, पर मंत्री परिषद ने, कोई तो चाय पिला दो, विचार नहीं किया है, राइट। तो इसको क्या करेंगे? राष्ट्रपति ऐसे मामले को क्या करेंगे? मंत्री परिषद के विचारार्थ भेज देंगे, यानी मंत्री परिषद के पास विचार करने के लिए भेज देंगे, राइट। क्या है? को, यानी कि उन मामलों को मंत्री परिषद के पास विचार के लिए भेज देंगे। मैं इतना इजी वे में लिखने की कोशिश करती हूँ कि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए, ठीक है। लाइन ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ जिसमें आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, राइट। अनुच्छेद 18 और सॉरी 88 है, वो किस लिए है? सदन में मंत्रियों के अधिकार क्या है ना। अनुच्छेद 88, 74, 75, 77, 78, 88 संसद में ठीक है। अब वो जानते हैं कि जो संसद है, संसद में जो मंत्री हैं उनके क्या अधिकार हैं। भाई उन्होंने तो सारे देश में कब्जा कर रखा है, अधिकार क्या चाहिए उनको? हैं? चाहिए उनको कोई अधिकार? ठीक है। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है ना। सदन में बोलने का अधिकार है उनका, बोलने का अधिकार होता है नहीं होता है? देखा होगा ना आपने, सारे मंत्री बोलते हैं, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, है ना। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, दोनों सदनों में से, है ना। कोई पर्टिकुलर सदन देख के थोड़ी बोलते हैं मंत्री लोग, है ना। चाहे वो आपके रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, कोयला मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, जल मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, है ना। तो ये क्या किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है ना। और ये क्या कर सकते
बैठक में भी भाग ले सकते हैं। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, संयुक्त हो रही है तो मतलब दोनों सदनों की बात की जा रही है ना। संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। और आपको पता है ये मत नहीं डाल सकते हैं, मत डालने का अधिकार नहीं होता है इनका, ये याद रखना। अगर आपसे यूपीएससी 2014 पूछ ले कि संसद में मंत्रियों के अधिकार, ये 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आपको क्या याद रखना होगा कि ये नहीं है, मत वाला है ना। ऐसे तो ऑप्शन बनाते हैं यूपीएससी, और कैसे बनाएंगे ऑप्शन, ये भी एक ऑप्शन बनने का अच्छा तरीका है नहीं है कि अनुच्छेद 88 में संसद में मंत्रियों के अधिकार निम्न में से कौन से नहीं है ना। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार तो है, संसद संयुक्त बैठक भी कर सकते हैं, अपनी वाली में भी, तो जिसके वो सदस्य हो उस बैठक उसमें भी बैठ सकते हैं, और मत देने का अधिकार नहीं है, बस इनको ये याद रखना होगा। ठीक है, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति कैसी होती है ये जान लें। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, व्हाट इज द टाइम? मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, है ना। जो मंत्रियों को सलाह दे रहे हैं वो क्या है, नेचर में क्या है, मतलब कैसी है, क्या है, उसमें कहा क्या जाता है, किस वे में कहा जाता है, उसके अंदर के क्या संविधान के कुछ चीजें आती हैं, ये सब इसी में आएगा। ठीक है, है ना। हमने पहले ही पढ़ लिया है, फिर अनुच्छेद 74 जो है ना, अनुच्छेद 74 सलाह कराता है मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, है ना, राष्ट्रपति को सलाह, है ना। क्या होता है इसमें, अनुच्छेद 42वां और 44वां संशोधन, क्या कर दिया है, मंत्री परिषद की सलाह को, अभी लिख लूं फिर बताती हूँ उसके बारे में, मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया है, बाध्यकारी कर दिया मतलब कि कंपलसरी कर दिया है, मानना ही मानना है ना। जो भी वो कहा जा रहा है एस परामर्श एस सलाह, उसमें क्या करना है, वो राष्ट्रपति जी को मानना ही मानना है ना। चलिए अब इसको बता देती हूँ। मंत्री परिषद है ना, इसमें इसका जो प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं बताइए आपको, लिख चुके हैं हम ऊपर, जब कहीं क्लास पढ़ रहे थे ऊपर ही तब लिख दिया। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। मंत्री परिषद का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जी के। तो देखें अनुच्छेद 74 जो है वो प्रधानमंत्री की यानी कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाता है, यानी कि जो सलाह प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दी है, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दी है, वो प्रधानमंत्री जी मानेंगे ही मानेंगे, मना नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं उस बात को। ठीक है, जो सलाह उनको मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उससे वो उनको मानना ही मानना है। और वही सेम बात की सलाह जो है वो उच्च न्यायालयों में चैलेंजेबल नहीं है। ठीक है, उनकी जांच पड़ताल की, उन्होंने आपको ये दिया था
परामर्श, इसके लिए जांच पड़ताल की जा सके, या वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि उन्होंने बोला, इन्होंने माना, बस इससे ज्यादा इसकी कोई खेल नहीं है इसमें। अच्छा, आपको एक बात पता है 1971 में उच्च न्यायालय ने एक बात कही थी। 1971 में उच्च न्यायालय ने क्या कहा था यदि लोकसभा भंग हो जाए तो भी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। यदि लोकसभा विघटित हो जाए तो भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। ये कब की बात है? 1971 में गई थी। किसने गई थी? उच्च न्यायालय ने। यदि लोकसभा, लिख लो, लोकसभा विघटित हो जाए तो भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। राइट? आगे बात समझना। ये किस लिए किया गया? इसमें आप समझ लो, अनुच्छेद 74 कंपलसरी हो गया ना, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के, बिना मंत्रिमंडल के वो कुछ काम कर ही नहीं सकते, है ना भाई। तो अगर लोकसभा बाई चांस विघटित भी होती है तो मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी, क्योंकि अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की सारी कार्यप्रणाली रुक जाएगी भाई। अगर मंत्रिपरिषद रुक गई, वो उन्हीं की सलाह पे तो सारा काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? सारी बातें उन्हीं के परामर्श पर की जा रही है, सारे काम उन्हीं के परामर्श पर किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे काम जो है ये राष्ट्रपति की सलाह पर, जब राष्ट्रपति को सलाह देके ही हो रहे हैं, राष्ट्रपति सारे काम सलाह पे ही कर रहे हैं, वो सलाह बंद हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रोसीजर क्या किया कि भले ही लोकसभा भंग हो जाए, भले ही लोकसभा विघटित हो जाए, लेकिन मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नहीं ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? मंत्रियों की नियुक्ति बढ़े हम। चलिए, मंत्रियों की नियुक्ति बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। मंत्रियों की नियुक्ति, देखिए आपको बता चुकी हूं मैं पहले कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। यानी कि एक बात क्लियर है कि राष्ट्रपति जी अपने खुद के स्वविवेक से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से किसी मंत्री को कोई भी विभाग नहीं दे सकते हैं, ना किसी को कोई सा मंत्री बना सकते हैं। आई बात समझ में? राष्ट्रपति जी की जब इच्छा हो, राष्ट्रपति का जिसको मन करे उसको बना दे उठा के, ऐसा नहीं है। प्रोसीजर क्या है कि मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट स्टिल प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है भाई? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बाकी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, Is it okay? Are you guys okay with this statement? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन की परेशानी तो नहीं है? मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टेटमेंट
बदल दो। ये स्टेटमेंट तो संविधान में लिखी है, इसको कौन बदल सकता है? इतनी बड़ी पावर थोड़ी है कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे जाके। हाँ चलिए, फिर मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन, ये भी पढ़ लेते हैं ना। मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन। मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं वेतन, है ना, कि उनको शपथ कौन दिला रहा है, वो शपथ में क्या कह रहे हैं, उनके वेतन कौन निर्धारित कर रहा है ना। जैसे उपराष्ट्रपति की सैलरी ना मिलके सभापति होने की सैलरी मिल रही थी, राइट। प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होने की सैलरी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन दिलाता है इनको शपथ? आप सभी जानते हैं कि शपथ कौन दिलाता है। What's wrong with this wire? Something wrong with this wire, हाँ? ये भी उलझी हुई है, जैसे हमारी जिंदगियां उलझी हुई है ना, वैसे ये वायर उलझी हुई है। क्या मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथों के, तो शपथ कौन दिला रहा है इनको? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, शपथ में है क्या? ओथ बता चुकी हूं ना मैं पहले ही, वैसे भी प्रधानमंत्री मतलब किसी भी मंत्री द्वारा ली गई शपथ, किसी भी इंसान, लड़का हो लड़की, आजकल तो शादी के फेरे में लिए गए वादे, किए गए वादे, मोहब्बत में किए गए वादे, शादी में लिए गए फेरे, मोहब्बत में किए गए वादे और मंत्रियों द्वारा ली गई शपथ की कोई वैल्यू नहीं रही आज के समय में। एक कार्ड होते हैं जो वैल्यूज जिनके लिए हैं। अब वो वाली एज में तो खैर है वैल्यूज, जिन एज में हमारे मम्मी पापा हैं, बट जनरली जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास के वातावरण में, उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें कहीं से कहीं तक है। खैर सब झूठ फरेब नाटक बन चुका है। लूटते हैं मंत्री, इंसान इंसान को लूट रहा है, मंत्री भी जनता को लूट रही है, सब अपना अपना लूट रहे हैं। चलिए, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, है ना, सबका यही सीन है, सब ये बोलते हैं, इसके अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसी वाली बात होगी जैसे कि आपका बंदा या बंदी आपसे बोले जी मैं तो सिर्फ आपकी हूँ, है, वैसी वाली बात इन्होंने कर दी। कतई झूठ बात वो भी बोलते हैं, कतई झूठ बातें भी बोल रहे हैं। भारत के संविधान में पूर्ण निष्ठा रखूंगा, है ना, पूर्ण निष्ठा रखूंगा मतलब पूरी ईमानदारी बरतूंगा। भारत के संविधान में जो भी बातें यहाँ गई है उसमें सच्ची श्रद्धा रखूंगा, यानी कि उसमें पूर्णतः विश्वास करते हुए, अपनी निष्ठा रखते हुए जो भी करूंगा वो उस हिसाब से करूंगा। समझ लो, जो उनकी कार्य प्रणाली होगी वो भारत के संविधान में अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, इसी को भारत के संविधान को 100% मानते हुए जो भी कार्य करेंगे वो करेंगे, ठीक है। सच्ची श्रद्धा रखूंगा। श्रद्धा को तो शक्ति कपूर रखेगा, उनकी बेटी है। इज इट क्लियर? दूसरा क्या है? भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखूंगा, है ना। बोल दो हमारे लिए नया क्या, हम तो सबका यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। भारत की अखंडता, संप्रभुता, अक्षुण्णता बनाए रखूंगा, है ना। यानी कि भारत कहीं से टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, संप्रभु रहेगा, भारत में किसी और का शासन नहीं होगा, है। अक्षुण्णता, कहीं से कुछ उसमें ऊंच नीच खराबी नहीं आएगी, ये सारी चीजें मैं ऐसे ही बनाए रखूंगा। अक्षुण्ण यानी कि इसमें किसी तरह की
अक्षुण मतलब कहीं से कहीं तक ये खराब नहीं होगा, हमारे शब्दों में बोला जाए तो कहीं से कहीं इससे कोई हानि नहीं होगी, ठीक है। और अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, है कैसी कैसी बातें करते हैं, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक, मारे शक्ति के ऊपर पड़ के बार बार श्रद्धा श्रद्धा कराएं, श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, राइट। आपकी ओथ कैसी होनी चाहिए, जो जनरली करते हैं मोदी जी सॉरी मोदी जी नहीं, मंत्री जी, है ना, मारेंगे मोदी जी मुझे पकड़ गया। एक्चुअली में जो मंत्री लोग आजकल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, शपथ कैसी उनकी होनी कैसी चाहिए कि भाई मैं चोरी करूंगा, चकारी करूंगा, है बेईमानी करूंगा, भ्रष्टाचार फैलाऊंगा, करप्शन फैलाऊंगा, सांप्रदायिकता फैलाऊंगा, कुछ भी किसी को कुछ भी बोल दूंगा, किसी के धर्म पे कुछ बोल दूंगा, किसी लड़की की इज्जत पे कुछ बोल दूंगा, किसी भारत देश की धार्मिकता पर कुछ बोल दूंगा, है ना, कुछ भी बोल दूंगा, मतलब ऐसी होनी चाहिए। आजकल ये सब चीजें तो कर रहे हैं, चोरी चकारी बेईमानी धोखा, है ना, नॉर्मली। पर शपथ अभी भी इन्होंने बदली नहीं है, अपने कर्मों के हिसाब से शपथ नहीं बदली है। और बिना भेदभाव के न्याय करूंगा, है बिना भेदभाव के न्याय होता तो क्या जेल में किसी को एसी और एलईडी मिलती क्या, है किसी को पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, कोई एलईडी और एलसीडी में बैठ रहा है, कोई एसी में बैठ रहा है जेल में, सब बकवास बात। बिना भेदभाव हाँ के न्याय करूंगा। बिना राग द्वेष भय डर, यानी ना मैं ये देखूंगा कि ये मेरा चहीता है इसलिए इसकी सजा कम करवा दूं, ना मैं ये देखूंगा कि मेरा कोई दुश्मन है तो इसकी सजा बढ़वा दूं, ना मैं ये देखूंगा कि भाई ये अमीर है तो इसकी सजा ऐसी कर दूं, ये गरीब है तो इसको फांसी दिला दूं, या किसी से मेरे को डर है तो उस हिसाब से मैं काम करूं, ऐसा कुछ नहीं। बिना किसी भेदभाव के, किसी दबाव के वो न्याय करेंगे, जैसे कि संविधान में लिखा है, एक प्रोसीजर है न्याय करने की, ये है, ऐसा है, ऐसे में ऐसा करना है, तो इन्होंने जो बोला है शपथ में वो यही बोला है, बाकी करते क्या हैं आप सभी लोग जानते हैं। यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, यू आर ऑल आर अवेयर अबाउट एवरीवन एंड एवरीथिंग, है ना। नेक्स्ट, मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या है ना, ये मंत्रियों के उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, जिम्मेदारी। हमने ऊपर कहीं पढ़ा था सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में, रिमेंबर, सामूहिक उत्तरदायित्व पढ़ा था हमने। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था अभी? तुम्हारा दिल तो वही लगा पड़ा है ना, क्यों खेल गई मेरी गिल्ला तू मेरे दिल को ही खिलौना, क्या था भाई, ऐसे कुछ गाना है, उस गाने के पीछे पड़ गया तुम्हें। चलो खिलौना खिलौना खेलते रहो तुम। एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, ऐसा गेम खेलो, गेम को बदलो भाई। देखिए आपको पता है कि अभी पढ़ाया था वही बात हो गई, राहुल में तुमसे मुलाकात हो गई है, जिससे डरते थे बात हो गई, बात तो हो गई। अनुच्छेद 75 में मैंने पढ़ाया था अभी वही बात, मैंने अपनी स्टेटमेंट अभी आपके सामने कहीं भी के ऊपर पढ़ा था हमने, क्या कहता है कि लोकसभा के प्रति, बोलो, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, राइट। ठीक है, कुछ तो याद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा है, वही जब
जब एग्जाम आता है ना तो ये करना नहीं चलता है भाई, पूरी स्टेटमेंट में से कहीं एक शब्द याद रह जाता है, फिर बंदा गाना गाता है, कुछ भूल गए कुछ याद रहा है, फिर नंबर कैसे मिलते टीचर देता है, पूरा भूल जाता है वो बेचारा कुछ उसको कुछ भी याद नहीं रहता नंबर देना क्या बोलते हैं हम दुनिया में। चले जोक्स अपार्ट, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, है ना, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल अनुच्छेद 75 कहता है अनुच्छेद 75 कह रहा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत लिख देते हो एक सेकंड, आई थिंक फ्लोर से ठंड लग रही है, सॉरी। चलिए, मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, राइट। ये क्या है, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया, राइट। ये भी अनुच्छेद 75 ही कह रहा है, मतलब इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जबकि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। आई बात समझ में, वो मंत्री को हटा देगा, हटा सकता है भले ही उसको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो रखा है, ठीक है, प्रसाद पर्यंत, यानी कि उसके रहमो करम को नहीं, उसके इच्छा पर, ऐसे उसके प्रसाद पर्यंत बना रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर राष्ट्रपति जी की इच्छा है और उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत भी प्राप्त है, आई बात समझ में, विश्वास मत प्राप्त है, तो भी वो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको हटा सकते हैं। इसका मतलब ये है। कोई डाउट? लिख दूं? लिख देती हूँ, हाँ। मंत्री राष्ट्रपति नहीं, मंत्री को राष्ट्रपति तब भी हटा सकते हैं जब लोकसभा में उनको विश्वास मत प्राप्त है, ठीक है। किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकते हैं जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, राइट, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। प्रसाद पर्यंत, आई बात समझ में, उनकी जब तक वो चाह रहे हैं तब तक बने रह सकते हो, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं बने रह सकते हो, उनके बाद ही, उनके ऊपर मतलब उनसे निर्भरता बनी हुई है, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है, एक ये भी बात है ना, ये लिख लो, कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं।
देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व है उनका, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है उनका अनुच्छेद 75 के तहत, लेकिन कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है इनका। कैसे? ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन के एग्जांपल लेते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन में क्या होता है, सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है, राइट। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए है ना, ब्रिटेन में कैसी राजा रानी वाली सरकारें चलती है ना ब्रिटेन में, वहां तो ऐसे आपके ये नहीं है कि राष्ट्रपति क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री वाला ऐसा वाला सीन नहीं है, वहां के क्या होते हैं, राजा रानी होते हैं जो होते हैं मुख्य वहां के। तो वहां पे क्या होता है, कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है ना। ठंड लग गई मुझे लग रहा है यहाँ पे आके। This floor is completely open now, like not congested, it's open. There's no heater. So हाँ क्या तो समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या है, अगर कोई काम गलत हो जाता है, कोई आदेश गलत हो जाता है, तो वहां पे कौन उसकी भरपाई करेगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, मंत्री लेगा, है ना, क्योंकि हस्ताक्षर किसके हैं, वहां पे मंत्री के हस्ताक्षर है ना। आदेश किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है अगर, तो उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, मंत्री पर होगा, जाहिर सी बात है ना। मान लो कोई आदेश लिख देती हूँ, कोई आदेश कानून का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन करता है, तो जिम्मेदारी किसकी जाएगी, मंत्री की होगी या नहीं होगी? मंत्री के हस्ताक्षर थे, तो अगर कुछ कोई आदेश ऐसा है जिससे उनको ये लग रहा है कि इसने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी, मंत्री पर जाएगी। है ना। और इसी बात को लेके यहाँ पे एक बात कही गई है कि राजा कभी गलत नहीं होता, राजा कभी गलत नहीं होता। कहाँ कही गई है ये बात? ब्रिटेन में। क्यों भाई? क्योंकि उन पर कोई जांच पड़ताल ही नहीं हो सकती है, उन पर कोई केस ही नहीं हो सकता है, सारी गलती तो मंत्री की है भाई। राजा की क्या गलती है? राजा का भी गलत हो ही नहीं सकता, हस्ताक्षर तो मंत्री जी के है ना। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए बच्चों राजा कभी गलत नहीं होता, कहाँ किसकी बात है? तो ये ब्रिटेन की बात है, क्योंकि वहां हस्ताक्षर मंत्री के हैं, मंत्री ही गलत होगा, प्रधानमंत्री गलत नहीं हो सकता, इसलिए वहां पे एक मुहावरा टाइप बोल दिया गया है कि राजा कभी गलत नहीं होता। है ना। और हमारे भारत देश में कैसा सीन है? भारत में क्या है, भारत में तो ये सारे कार्य क्या है, न्यायालय से बाहर की बातें है ना। जो ये न्यायालय में चुनौती वाली बातें थोड़ी होती है। हमारे यहाँ किस वो कुछ थोड़ी होता है ऐसा, जैसे इनके यहाँ दिखा के देखो फिल्म थोड़ी चल रही है। मतलब इनके यहाँ बता दिया गया कि मंत्री के हस्ताक्षर है तो वो फंस गया है ना। तो हमारे यहाँ क्या है, किसी भी विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है मंत्री को लेके, है ना। देखिए भारत देश में ये वाली चीज नहीं है। विधिक उत्तरदायित्व कोई भी नहीं है। कैसे नहीं है?
राष्ट्रपति कुछ भी आदेश पारित करे तो जरूरी नहीं है, इवन है ही नहीं है ना, कि कोई मंत्री हस्ताक्षर करे। ठीक है, जरूरी कि ऐसे कोई प्रोसीजर ही नहीं है। मान लो राष्ट्रपति जी ने कोई आदेश दिया तो उसमें क्या वो मंत्रियों के हस्ताक्षर लेता है हमारे यहाँ? नहीं लेता है ना। नाम मात्र के तो सारे कार्य किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति जी के नाम पे होते हैं, मंत्री के नाम पे थोड़ी होता है कुछ भी, है ना। राष्ट्रपति का यूज देखो, यही तो यूज है राष्ट्रपति जी का। और तो और आपको ये भी पता है कि मंत्री ने जो सलाह दी है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह, दी गई राष्ट्रपति को सलाह भी न्यायालय से बाहर आती है, यानी कि कोई जांच नहीं हो सकती। हम पहले पढ़ चुके हैं ना, न्यायालय से बाहर है। पहले बता चुकी हूँ कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को, क्या उसकी कोई जांच हो सकती है? क्या वो न्यायालय में चुनौती योग्य है? नहीं है ना भाई, पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में कि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि ये न्यायालय ले जाओ, इस बात को जांच पड़ताल करो इसकी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की संरचना मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी है जानते हैं आप सभी लोग? तीन तरह के मंत्री होते हैं यहाँ पे, है ना। कैबिनेट मंत्री, और कौन से होते हैं? राज्य मंत्री, उप मंत्री, है ना। हमारे मंत्री कैसी है? एक कैबिनेट मंत्री हुए, राज्य मंत्री हुए और उप मंत्री हुए। तीन प्रकार के तो मंत्री हैं, या कुछ और भी है? आपके हिसाब से कुछ और हो तो बता दो फटाफट से। देखिए, जितने भी तीन श्रेणी के मंत्री होते हैं, लेकिन इनका क्या आधार क्या होता है? इनका वेतन और पद। उन्हीं के आधार पर, वेतन और पद के आधार पर इनकी श्रेणी बनाई जाती है ना, कि इनका पद क्या है, इनका वेतन क्या है, उस हिसाब पे इनको कैबिनेट मंत्री कर दिया गया, इनको राज्य मंत्री, इनको उप मंत्री। ये यहां लिखते हैं पद और वेतन के आधार पर, वेतन के आधार पर, है ना। पद और तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पद और वेतन के आधार पर तीन तरह के मंत्री होते हैं वैसे, और इनको पद और वेतन के आधार पर तीन श्रेणियों में रखा जाता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, है ना। अच्छा, अब ये भी जानते हो कि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले वाले मंत्री आते हैं ना, महत्वपूर्ण केंद्र, है ना, मामले वाले मंत्री। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे वाले मंत्री क्या होते हैं, किसमें आते हैं ये लोग? ये कैबिनेट में आते हैं, ना। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं ना, रक्षा हो गया, वित्त हो गया, गृह हो गया, और भी बाकी अन्य मंत्रालय भी होते हैं, है ना। क्या रक्षा हो गया, वित्त हो गया, और गृह मंत्रालय भी आता है इसमें, ठीक है, गृह मंत्रालय।
मंत्रालय भी लिख दूं? मैं नहीं चाहती कि कोई डाउट रह जाए किसी भी तरह का। तो कैबिनेट में रक्षा मंत्री आ गए, आपके गृह मंत्री आ गए, आपके वित्त मंत्री आ गए, है ना। मतलब केंद्र के जितने महत्वपूर्ण मामले होते हैं वो सारे किस में आते हैं? कैबिनेट मंत्री में आते हैं। ठीक है। अब राज्य मंत्री और उप मंत्री, है ना। इंपॉर्टेंट सारे कैबिनेट मंत्री में केंद्र से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट मंत्री कैबिनेट में आने चाहिए। सुना होगा ना आपने कि कैबिनेट की बैठक हुई है, कई बार सुना होगा ना आपने कैबिनेट की बैठक। राज्य मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं भाई, कैबिनेट मंत्री के आगे कुछ भी नहीं होते। ठीक है। इनको क्या होता है, कोई स्वतंत्र प्रभाव थोड़ी दिया जाता है। इनको मंत्रालयों का कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जाता। लिख लेते हैं हम, कहीं कुछ रहना नहीं चाहिए ना। मंत्रालयों को कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, सीधी सी बात है ना। एक पर्टिकुलर मंत्रालय दे दिया गया ना भाई इसमें कैबिनेट में। तो रक्षा मंत्रालय जी यही देख रहे हैं, वित्त मंत्रालय यही देख रहे हैं। उप मंत्रियों को थोड़ी ऐसा कुछ दिया जाता है कि भाई कोई सा एक मंत्रालय है इसको तुम ही संभालोगे, है ना। अच्छा, इसका भी तो लिख लो। इनको देखो स्वतंत्र मंत्रालय दिए भी जा सकते हैं, ठीक है, दिए भी जा सकते हैं और कैबिनेट का सहयोगी भी बनाया जा सकता है। कैबिनेट का लिख लो अगर दिख ना रहा हो तो बोलने से मेरे। जो राज्य मंत्री हैं उन्हें स्वतंत्र मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं और उन्हें कैबिनेट का सहयोगी भी बनाया जा सकता है। ठीक है। हो सकता है इनको कि सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री, कोयला मंत्री, ऐसे मंत्री बना दिए जाए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है इनको कैबिनेट के सहयोग में रखा जाए, कैबिनेट का सहयोगी बना के रखा जाए। ठीक है। और कुछ बचा? चलिए अब पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल, है ना। आपने सुना होगा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल भी सुना ही होगा, है ना। तो ये देख लेते हैं मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। ठीक है। देखिए जनरली आप लोगों ने ना, मैंने भी सबने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही शब्द के उसमें सुना होगा। मंत्रिमंडल कहना चाह रहे हैं, मंत्रिपरिषद कह दिया, मंत्रिपरिषद कहना चाह रहे हैं, मंत्रिमंडल कह दिया हमने, है ना। और है भी ऑलमोस्ट एक ही जैसे, पर इनमें भी कुछ स्पेसिफिक अंतर है। चाहे वो मंत्रिमंडल हो या फिर मंत्रिपरिषद हो, इन दोनों में भी कुछ एक निश्चित अंतर है। वो क्या है? अपनी इनकी क्या है संरचना, भूमिका, है ना। वैसे तो क्या है, ये अधिकतर समान है, ऐसे बोल दो, अधिकतर समान माने जाते हैं, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, मंत्रिमंडल बोलना है, मंत्रिपरिषद बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोलना है, मंत्रिमंडल बोलते हैं। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, पर क्या है इनमें कुछ एक निश्चित अंतर भी है। वो क्या है कि अपनी संरचना, कार्य व भूमिकाओं के कारण ये अलग है। इनकी संरचना अलग है, इनके रोल्स अलग है, इनके कार्य अलग है ना, में अंतर है। ठीक है ना। बात समझ में? कहां से कहां अलग है, इनकी संरचना अलग है, स्ट्रक्चर अलग है,
है, इनके रोल्स अलग हैं और इनके फंक्शन भी अलग हैं। तो मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है ये जान लेते हैं। मंत्रिमंडल की भूमिका हेडिंग डालिए मंत्रिमंडल की भूमिका, और फिर पॉइंट वाइज इसके लिख लेंगे कि क्या भूमिका है। आप सभी जानते हो कि मंत्रिमंडल जो है यह प्रशासनिक है ना, प्रशासन की तो बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं। There is some problem with this wire. ये प्रशासनिक राजनीतिक है ना, जितनी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चीजें हैं या फिर जो हमारी राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स व्यवस्था को लेकर चीजें हैं, उसमें उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है ना। उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था कौन है? मंत्रिमंडल। लेने वाली संस्था, ठीक है। कौन है ये? मंत्रिमंडल है ना। राजनीतिक व्यवस्था में लिखो, व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था कौन है? मंत्रिमंडल है। दूसरा क्या, एक केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग भी है ना, केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग। Let me change this sketch. ये केंद्र की उच्च कार्यकारिणी भी है ना, केंद्र से ज्यादा इसका संबंध है, केंद्र की उच्च कार्यकारिणी। है ना, केंद्र जो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य में सरकारें बची हुई हैं, तो ये सरकार से याद आया सरकार, ठीक है। ये केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक भी है, सब लिख लो। ये केंद्र प्रशासन की, किसकी? केंद्रीय प्रशासन की ना। मुझे आवाज है जैसे कि शायद कुछ और बात है कि मुख्य लिख लो, समन्वयक है। समन्वयक का मतलब क्या है? जो उनमें समन्वय, उनमें तालमेल बिठा के रखें, और जो बिठाने वाला तालमेल है, समन्वय बनाने वाला जो है, उसको क्या बोल दिया? समन्वयक है। तो ये कौन है? ये है मंत्रिमंडल, है ना। और ये विदेश नीतियों और विदेश मामलों को देखते हैं, है ना। विदेश नीति, विदेश मामलों को देखते हैं, ठीक है। कौन देखता है? मंत्रिमंडल मामलों को देखते हैं। और कुछ कोई पॉइंट? हाँ, विधायी और वित्तीय मामले भी निपटाती है भाई है, विधायी और वित्तीय मामले भी निपटाते हैं। कौन निपटाती है? मंत्रिमंडल आपकी, ठीक है। लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। अच्छा, कैबिनेट की भूमिका का वर्णन पढ़ लेते हैं, है ना। कल हमने किसी का पढ़ा था, कल हमने शायद, चलिए अभी फिलहाल याद आ जाएगा कि कैबिनेट की भूमिका का वर्णन। भूमिका का वर्णन मतलब जो कैबिनेट है, इसके विषय में किसी बड़े बड़े व्यक्तियों ने क्या क्या कहा है। जैसे कल कहा गया था ना कि ये नाव है, राज्य के चलाने वाले नाव हैं, इनके बिना बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने,
नौका के संचालक हैं, कई चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं रैमजे मियोर ने क्या कहा है, राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील बताया है। रैमजे मियोर ने कैबिनेट के बारे में रैमजे मियोर ने क्या बोला है, ये सुनिए। क्या बोला है, राज्य के जहाज के व्हील के रूप में बताया है कैबिनेट को। क्या बताया है, राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील। जो राज्य को एक जहाज बताया है, राज्य रूपी जहाज के, राज्य रूपी जहाज के स्टीयरिंग व्हील के रूप में, स्टीयरिंग व्हील है ना। जैसे कल बताया था नौका चलाने वाला बता दिया था, नौका ही बता दिया था, वैसे ही ये भी बता दिया है ना। राज्य रूपी जहाज की क्या है, ये स्टीयरिंग व्हील है। और लोवेल ने क्या बताया है, लोवेल ने बोला है, क्या बोला है, क्यों पढ़े हम इनको है, इन्होंने क्यों बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारी तो कोई नहीं सुनता है, हम तो मंत्री को चोर बोलते हैं और छली कपटी करप्ट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारी तो कोई नहीं सुनता है। कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार है ना। कैबिनेट को क्या बोला है, कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार है। ठीक है, और बताओ किसी ने क्या क्या बोला है, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, रंजे वेर का हो गया। और दो चार किलो। हाँ, बारकर ने बोला है कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। बारकर क्या बोला है, कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। किसने बोला है, बारकर ने। पता है ना बारकर कौन होता है, बात कौन करता है, हमारे यहाँ तो कुछ और ही बोल देंगे इसको, बात कौन करता है बारकर। और एल.एस. एमरी, एल.एस. एमरी, एल.एस. एमरी है ना। इनको क्या बोला गया है, आवाज नहीं है भाई, तेज की बोलो। कैबिनेट सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण, कैबिनेट सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण। ठीक है, और कुछ, इज इट ओके। चलिए, आंतरिक किचन या आंतरिक बैठक किसे बोलते हैं, जरा ये जान लेते हैं हम। आंतरिक किचन या फिर आंतरिक बैठक, ठीक है। आंतरिक किचन इसमें इंक की कमी लग रही है। चलिए देखिए, ये जो कैबिनेट होती है 15 से 20 मंत्रियों की होती है ना। ये कैबिनेट 15 से 20 मंत्रियों की होती है। पहली बात तो यही याद रखना, ठीक है। डोंट थिंक यूपीएससी कैन नॉट आस्क अबाउट दिस, यूपीएससी कैन आस्क अबाउट एनीथिंग whatever is available in your syllabus, ठीक है। तो महत्वपूर्ण मंत्री होंगे, और कौन से मंत्री होंगे, और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लिखाने की जरूरत है।
इनके क्या है प्रमुख प्रधानमंत्री, है ना। इनके प्रमुख कौन होते हैं, हर मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के प्रमुख जो हैं आपके वो कौन है, मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं, कैबिनेट के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होता है ना। अच्छा, इसमें जनरली क्या होता है कि देखिए प्रधानमंत्री जी के कुछ विश्वास पात्र लोग होंगे 8-10, है ना, 4-6 जितने बोलो, उनके कुछ स्पेशल यानी कि जिन पे वो बहुत ट्रस्ट करते होंगे वो लोग होंगे, और उन मंत्रियों से वो अपने सारे डिस्कशन करते होंगे, ऑलमोस्ट सारी बातों पे विचार विमर्श करते होंगे, सुझाव लेते होंगे, बताते होंगे, उनसे शेयर करते होंगे वो सारी चीजें। इसी कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं, जैसे कि वो होते हैं ना कि अभी फिलहाल अगर आप देख लो तो मोदी जी राजनाथ सिंह को लेके, अमित शाह जी को लेके, है ना, ऐसे कैबिनेट के सदस्य हैं, तो सेम प्रोसीजर होती है। जैसे जो भी प्रधानमंत्री होगा वो कैबिनेट का आपका मुख्य होता है, प्रमुख होता है, तो उसमें 5-6 उनके विश्वास पात्र लोग होते हैं जिनसे वो विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं, उनको सजेशन देते हैं, उनसे सुझाव लेते हैं, है ना। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की एक आंतरिक कैबिनेट होती ही होती है ना, एक घेरे के अंदर घेरा। आपको पता है कि हर प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, लिखें क्या हम, हर प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, ठीक है। अब इसी बात से ये पढ़ लेते हैं हम, इंदिरा गांधी जी के समय में इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट बहुत शक्तिशाली थी, ठीक है, तो लिखा था मिटा दिया, की कैबिनेट बहुत शक्तिशाली थी, याद रखना। ठीक है, हर प्रधानमंत्री की होती है भाई, मोदी जी की भी है, मनमोहन सिंह जी की भी थी, इंदिरा गांधी जी की भी थी, है ना। हाँ, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इसे आंतरिक किचन कैबिनेट कहा गया था, है ना, आंतरिक किचन कैबिनेट। ठीक है, अब ये जान लो कि इनको कैबिनेट की जरूरत क्यों पड़ी है ना, प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट का सहारा क्यों लिया है, ठीक है, यहां लिख दें, प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट का सहारा क्यों लिया, कैबिनेट का आश्रय क्यों लिया, है ना, सहारा आश्रय क्यों लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दूं क्या। यह एक छोटा अंग है और निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक शक्तिशाली भी है ना। ये आंतरिक कैबिनेट की बात हो रही है, ये एक छोटा अंग है ना, आंतरिक है ना, एक छोटा अंग है, छोटा अंग है और निर्णय शक्तिशाली होते हैं, निर्णय शक्तिशाली होते हैं। मतलब जो कैबिनेट है वहां पे तो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं ना, तो उनके भी क्या होता है कि उनसे भी ज्यादा अच्छे से निर्णय यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। निर्णय शक्तिशाली कैबिनेट से भी, ऐसे लिखते हैं, कैबिनेट से भी प्रभावशाली है। आंतरिक कैबिनेट की बात हो रही है, ये वो कैबिनेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एक छोटा अंग है और निर्णय कैसे हैं, शक्तिशाली है। जैसे कैबिनेट जो है ना, जो कैबिनेट है, आंतरिक कैबिनेट की बात हो रही है, उस कैबिनेट से भी शक्तिशाली निर्णय यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसकी बैठकें होती रहती हैं, है ना, बैठकें होती रहती हैं इनकी,
जो बताया गया है हम तो वही पढ़ा सकते हैं खाली। अब रीजन आपको लॉजिकल लगे इलॉजिकल लगे, हाँ हमारा तो फर्ज है पढ़ाना, हम तो पढ़ाएंगे भाई। ये प्रधानमंत्री को क्या, प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण निर्णय पर गोपनीयता बनाए रखने में मदद करती है, गोपनीयता बनाए रखने में मदद करती है। मदद करती है। इज इट ओके? और कोई बच्चा कुछ बच्चा? ठीक है, और क्या है? इसके कुछ दोष भी हैं भाई, है ना? इसके दोष पढ़ लेते हैं। यहाँ हमारे पास जगह बची हुई है, इसी के दोष पढ़ते हैं, है ना? किसके दोष पढ़ रहे हैं? ये जो कैबिनेट है ना, आंतरिक कैबिनेट, उसके दोष पढ़ रहे हैं। तो क्या दोष है? यह एक उच्चतम निर्णय करने वाले अंग के रूप में कैबिनेट के महत्व व अधिकारों को कम करती है। जाहिर सी बात है, जब उच्चतम निर्णय यहीं पे हो जा रहा है, प्रभावशाली निर्णय यहीं पे हो जा रहा है, तो कैबिनेट की महत्वता कम कर रहा है या नहीं कर रहा है? उच्चतम एवं प्रभावशाली निर्णय के कारण, निर्णय से या निर्णय के कारण कैबिनेट की महत्वता कम करता है। महत्ता कम करता है। ठीक है, कौन कम कर रहा है? आंतरिक कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट कर रहा है कैबिनेट की महत्वता को कम। कैसे? समझ लिया आपने, है ना? देखिए, बाहरी लोगों का प्रवेश है ना, बाहरी लोगों का भी प्रवेश है ना, बाहरी लोगों का प्रवेश है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें बाहरी लोगों का प्रवेश है। प्रधानमंत्री के कुछ होते हैं 5-6 लोग अपने भी विश्वास पात्र, है ना? सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका रहती है ना, बाहरी लोगों का प्रवेश और सरकार में उनकी प्रभावशाली भूमिका, ऐसे लिख लेते हैं। प्रभावशाली भूमिका के कारण, है ना? प्रभावशाली भूमिका, हाँ ये आंतरिक कैबिनेट की बात हो रही है ना, जब वो कैबिनेट, हाँ जैसे ये कैबिनेट के हमने ये पढ़े थे ना गुण, ये गुण थे कि इनको क्यों अपनाया प्रधानमंत्री ने, ऐसे इसके दोष हैं बस, और कुछ नहीं। भूमिका के कारण कानूनी उलझाव, बस कानूनी उलझन होती है। चलो ये लिख लो, ठीक है? आगे बात समझ में, जैसे आंतरिक कैबिनेट के आश्रय किस लिए, क्यों, वजह क्या, इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये तो छोटी है लेकिन इसके जो निर्णय होते हैं इतने शक्तिशाली होते हैं, जो कि कैबिनेट से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण गोपनीयता, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण निर्णयों की गोपनीयता को बनाए रखता है। लेकिन इसके साथ साथ दोष भी बता दिए, और उनके ये भी बता दिए कि बैठकें होती रहती हैं, कंटिन्यूटी रहती है। दोष ये है कि उच्चतम एवं प्रभावशाली निर्णय यहीं पे हो जा रहे हैं, आंतरिक कैबिनेट में तो जो कैबिनेट है उसकी महत्ता थोड़ी कम हो जाती है। प्लस क्या है, बाहरी लोगों का प्रवेश और सरकार में प्रभावशाली उनका महत्वपूर्ण एक प्रभाव भी है ना? तो ऐसे में क्या हो रहा है, कानूनी उलझने बन रही है। ठीक है, और आपने पढ़ी है कि कैबिनेट की भूमिका को किन किन लोगों ने क्या क्या बोला, जैसे रैमजे ने बोल दिया, जैसे राज्यरूपी जहाज के स्टीयरिंग व्हील के रूप में बोल दिया है, लोवेल ने कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार ही बोल दिया, ऐसे बारकर ने नीतियों का चुंबक कहा है, एलएस एमडी ने सरकार को निर्देशित करने वाला मुख्य उपकरण कह दिया है ना? किसको कहा है? कैबिनेट को कहा है। तो यहाँ से यहाँ तक में अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बता दीजिए फटाफट से, आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट। फाइन, चलिए फिर खुश रहिए, मजे करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोशिश करिए कि किसी व्यक्ति और किसी भी जानवर को आपकी वजह से किसी भी प्रकार की हानि ना हो। चलिए, थैंक यू।